नमस्कार बच्चों, ज्योग्राफी की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 संसाधन और विकास के बारे में। हमने संसाधनों का वर्गीकरण किया है, उसके बाद अपने जो टॉपिक चल रहा है वो है संसाधनों का विकास। हमारे चैप्टर का नाम भी संसाधन और विकास है और हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं इसके अंदर, उसका नाम है संसाधनों का विकास। देखिए, इसका मतलब तो ये है कि संसाधनों के आधार पर विकास किस प्रकार से हो सकता है किसी देश क्षेत्र विशेष का, या किसी भी देश या क्षेत्र विशेष के विकास में संसाधनों का क्या योगदान है। और हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो है क्या है, वह है संसाधनों का विकास। यानी जो चीज़ हमारे सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, उन्हीं चीज़ों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, उनको इतना विकसित कैसे बनाया जा सकता है कि वो हमारे लिए उपयोगी बने रहें। यह पॉइंट हमारा चलेगा। तो यह इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि संसाधन जो है वो नेचर का गिफ्ट है, प्रकृति का गिफ्ट है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिला है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है हमारे मनुष्य जाति को। मनुष्य जाति को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिल्कुल मुफ्त में क्या चीज़ें मिली हैं, ये रिसोर्सेज या संसाधन मिले हैं। और हम मनुष्य वर्ग जो है वो एक प्रकार से सबसे लालची प्राणी हैं इस पृथ्वी के, जो उन संसाधनों का, वो संसाधन जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, वह संसाधन जिनके ऊपर हमारा जीवन आधारित है, उनका विदोहन बहुत ही लालच की निगाहों से करते हैं, या फिर लालच के अंतर्गत वशीभूत होकर हम क्या करते हैं, उनको बहुत ही दुरुपयोग के रूप में उनका क्या है, ख़त्म करने पर उनको उतारू हो चुके हैं। अब देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है इसमें कि मानव जीवन की गुणवत्ता यानी संसाधन जो है वह क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। वह इसलिए ज़रूरी है, एक तो मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। किस लिए? गुणवत्ता बनाए रखने। मानव जीवन की गुणवत्ता का मतलब जो मैंने अभी पहले बताया था कि हमारे जीवन को जीने के लिए हमेशा काम आती है वो चीज़ें संसाधन कहलाती है, और हमारे काम आती है उसी के आधार पर अपने जीवन जी रहे होते हैं। तो संसाधन जो है हमारे जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। गुणवत्ता मतलब कितना हाई रिचली हम क्या है, किस जीवन स्तर से अपने जी सकते हैं। संसाधन हमारे जीवन को कंफर्ट प्रदान करते हैं। जैसे भूमि है तो हमारे रहने लायक स्थान मिल रहा है, ठीक है, या फिर लोहा है तो लोहे से अपने कितनी ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में कितनी ही ज़्यादा तरीके से काम आती है, ठीक है, और भी बहुत प्रकार की चीज़ें। और दूसरा संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है या संसाधनों का विकास क्यों महत्वपूर्ण है, वह है विश्व शांति हेतु। शांति हेतु देखिए, पहले युद्ध हुआ करते थे अपने क्षेत्र के विस्तार हेतु, अपने दुश्मन को मारने के लिए, दुश्मन की जगह पर कब्जा करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में संसाधनों की इतनी कमी हो जाएगी कि मनुष्य जो है वो संसाधनों की पूर्ति हेतु क्या करेगा, दूसरे व्यक्ति पर, दूसरे समाज पर, दूसरे देश पर, दूसरे क्षेत्र पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आक्रमण करने का मतलब उस पर हमला करेगा, अटैक करेगा, और वह उन संसाधनों को छीनेगा जो दूसरे क्षेत्र के लोगों के पास है। और ऐसा करने से जो सबसे ज़्यादा हानि होगी वह है इस शांतिमय संसार को होगी, और विश्व क्या हो जाएगा, अशांतिपूर्वक हो जाएगा। जैसे आपने कभी सुना भी होगा कि थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है वह किसके लिए होगा, जल के लिए होगा। आमतौर पर ऐसी बातें अपने सुनते रहते हैं, क्योंकि जल की कमी है। जल ऐसा संसाधन है जो लगातार जनसंख्या के मुकाबले अपनी पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो जल के लिए होना यह भी तो क्या है, संसाधन है।
और अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो विश्व शांति तो अपने आप डगमगा जाएगी। तो मानव जीवन की गुणवत्ता हेतु और जीवन की गुणवत्ता हेतु और विश्व शांति हेतु इन संसाधनों को बचाए रखना, इन संसाधनों के द्वारा ऐसा उपयोग करना कि हम भी जीवित रहें, हमारा भी क्या है कार्यकाल चलता रहे और इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों का भी कार्य जो है वो बनता रहे। तो चलिए फिर इन चीज़ों को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारी बात जो रहेगी वह रहेगा कि कुछ जो व्यक्ति हैं या कुछ देश जो हैं उनके द्वारा संसाधनों का बहुत ही लालचपूर्ण तरीके से विदोहन हो रहा है। वह इस प्रकार से उनका विदोहन कर रहे हैं कि मानो अभी हम लालच के कारण वह सारी चीज़ों को पूरा कर लेंगे जो हमें इन संसाधनों के द्वारा मिल सकती है। लेकिन आप सपोज कीजिए कि आपके पास 1 केजी आटा है और आपको एक दिन में खाना खाने के लिए सिर्फ 100 ग्राम आटा चाहिए। तो यह कितने दिन के लिए पर्याप्त है? 10 दिन के लिए पर्याप्त है। जाहिर सी बात है 1000 ग्राम होते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं क्यों ना लालच पूरा करने के लिए रोजाना 500 ग्राम या मान लीजिए 250 ग्राम आटे का यूज करूं, तो यह कितने 10 दिनों की चलने के बजाय 4 या सिर्फ 2 दिन ही चलेगा। और फिर बाद में मतलब मान लीजिए कि एंड ऑफ यही था, ठीक है। तो बाद में अपने कैसे निर्वहन करेंगे? जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही उपयोग करें, उसके अलावा उसका फालतू में दुरुपयोग न करें, यह हमारे लिए आवश्यक है। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष या कुछ क्षेत्र विशेष या देश विशेष जो हैं जिनके अधीन है कोई ना कोई संसाधन का बहुत बड़ा भाग, वह उसका विदोहन जो है, विदोहन का मतलब उपयोग करना, विदोहन जो है वो बहुत ही लालचपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जो क्या है हमारे भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए मनुष्य जाति है, मनुष्य प्राणी है, भविष्य के बारे में सोच सकता है, इतनी कैपेबिलिटी है हमारे पास, तो एटलीस्ट हमें जो चीज़ें यूज करनी होती है उनका यूज भविष्य के को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। अब आगे बात करें तो हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या होता है, हमारे को संसाधन की आवश्यकता होती है। चाहे किसी भी प्रकार का जीवन का अस्तित्व हो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम मानव प्राणियों में अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे किसी वर्ग विशेष या किसी जाति विशेष के हों, सभी को अस्तित्व के लिए यानी सभी की एग्जिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? सभी के एग्जिस्टेंस के लिए, सभी के यहाँ मौजूद रहने के लिए, उनके अस्तित्व के लिए हमें संसाधनों की आवश्यकता होती है। और इसीलिए संसाधनों का उपयोग कैसे होना चाहिए? संसाधनों का उपयोग पूर्णतः योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। किस प्रकार से? योजनाबद्ध तरीके से या नियोजित रूप से उनका उपयोग होना चाहिए। वेल प्लान्ड तरीके से उनका उपयोग यूज होना चाहिए। यह हमारे लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए और हर एक जीवन के आधार या रूप के लिए जरूरी है, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो सभी के अस्तित्व की बात की थी मैंने, किसकी बात? सभी के अस्तित्व। तो सभी के अस्तित्व या इसको अपने क्या कह सकते हैं? सभी का मतलब सतत नहीं होता है, ध्यान रखना, बताऊंगा सतत का मतलब क्या होता है। सभी के अस्तित्व या सतत अस्तित्व की बात जो है वह सतत पोषणीय विकास का क्या है? हिस्सा है। सतत अस्तित्व किसका हिस्सा है? सतत पोषणीय विकास। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वह यही है, सतत पोषणीय विकास। देखिए अस्तित्व का मतलब आप समझ ही होंगे, सभी के पहचान होनी, यहाँ मतलब एग्जिस्टेंस होना जरूरी है, उनका मौजूद रहना।
वह उनका अस्तित्व कहलाएगा, सभी का यानी एवरीवन। सतत का मतलब अपने अब डिस्कस कर लेते हैं। सतत ऐसी या ऐसा कार्य या वस्तु जो लगातार चले। सतत का मतलब होता है ऐसा कुछ भी जो लगातार चल सके, कंटिन्यूसली चल सके, जिसमें ऐसा ना हो कि एक समय के बाद वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। इस प्रकार का व्यवहार या इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार की कोई वस्तु, उसे क्या कहते हैं अपने सतत। सतत यानी ऐसा कुछ जो लंबे समय तक चलता रहे, ऐसा कुछ जो लंबे समय तक चलता रहे, उसे क्या कहेंगे अपने सतत कहेंगे। सस्टेनेबल, क्या कहेंगे सस्टेनेबल। अब बात आती है सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब जो लगभग चलता रहे, लगातार चलता रहे। पोषणीय मतलब ऐसा कुछ जो लगातार सभी का पोषण कर सके। पोषण का मतलब उनके जरूरतों की पूर्ति कर सके लगातार, वह विकास ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। विकास का मतलब भी समझ लीजिए, एवरीथिंग विच ग्रो पॉजिटिवली, हर वस्तु हर चीज जो पॉजिटिव रूप से, पॉजिटिव वे से क्या करे, सकारात्मक तरीके से बढ़ती रहे, उसे ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, विकास कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सतत यानी लगातार चलने वाला, पोषणीय यानी सभी का पोषण करने वाला, और विकास का मतलब है कि पॉजिटिव रूप से आगे बढ़ता रहे, तो उसे क्या कहेंगे अपने सतत पोषणीय विकास कहेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्या रहेगा कि सतत पोषणीय विकास की अगर डेफिनेशन की बात करें, अपनी परिभाषा की बात करें, तो परिभाषा क्या रहेगी। देखिए कि परिभाषा यह रहेगी कि विकास जो है, ऐसा सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, जो क्या ना करे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, सभी की जरूरतों को पूरा करे, यानी वर्तमान जरूरतों को पूरा करे और भविष्य की जरूरतों का भी ख्याल रखे। इस प्रकार के विकास के कार्य क्या कहलाते हैं, सतत पोषणीय विकास के कार्य कहलाते हैं। यानी विकास, ऐसा विकास जो पर्यावरण को क्षति न पहुंचाए या नुकसान न पहुंचाए। दूसरा, वर्तमान विकास में बाधा ना बने, वर्तमान विकास भी क्या है, चलता रहे, वर्तमान विकास की भी क्या हो, पूर्ति हो, और भविष्य की पीढ़ियों का भी ख्याल रखे, यानी भविष्य के लिए भी उनका ध्यान रखे। ऐसे विकास को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यह क्या रहेगा, सतत पोषणीय विकास। अब सतत पोषणीय विकास के ऊपर इतना प्रेशर क्यों दिया जा रहा है, ये क्यों जरूरी है? यह इसलिए जरूरी है ताकि हम मनुष्य हमारे लिए ही खतरा न बन जाए, हमें संसाधनों के उपभोग में इतने अंधे न हो जाएं कि हम भविष्य के बारे में न सोचें, हमारे से आने वाली पीढ़ियों के बारे में न सोचें, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का सोचता रहें, ऐसा न हो। इसीलिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। अब बात आती है, आपके एक पॉइंट लगता है, रियो डे जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। एक पृथ्वी सम्मेलन का मतलब यहाँ पर जो लोग सम्मिलित हुए थे उन्होंने सिर्फ किसके बारे में सोचा है, पृथ्वी के बारे में सोचा है। पृथ्वी सम्मेलन, विश्व का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का कब हुआ, जून 1992 के अंदर। कहाँ, ब्राज़ील कहाँ है, ब्राज़ील है साउथ अमेरिका
के अंदर इसके एक शहर है रियो डे जेनेरो, जहाँ पहले पिछली बार जहाँ ओलंपिक्स हुए थे वह स्थान है रियो डे जेनेरो, ब्राज़ील के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर जून 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत लगभग 100 सदस्यों ने भाग लिया, 100 सदस्यों ने भाग लिया। और क्या, किस लिए? कि पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं, उद्देश्य क्या था, कारण क्या था, कारण क्या था? कारण ये था कि एक तो पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण के संरक्षण की जो इनको चिंता थी उसके लिए। दूसरा सामाजिक आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं से निजात पाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण की समस्या, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में लगभग 100 सदस्यों ने, विश्व के 100 लीडर्स ने, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने क्या है इस सम्मेलन में भाग लिया था। और भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। रिजल्ट क्या रहा इस सम्मेलन का? परिणाम रहा भूमंडलीय मतलब पूरे संपूर्ण पृथ्वी के जितने भी मंडल हैं, ठीक है, आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए। और जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए, विविधता मतलब जो हम अलग अलग प्राणी जात के पशु पक्षी जीव जंतु रहते हैं उसे ही क्या कहते हैं? जैविक विविधता कहते हैं। तो पेड़ पौधे भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, क्योंकि अगर जलवायु परिवर्तन हो जाएगा तो जैसे पृथ्वी पर शुरुआत में जलवायु परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर जीवन उत्पन्न होना शुरू हो गया। और अगर वह क्या था, वह जलवायु परिवर्तन हुआ था सही हमारे मनुष्यों के लिए। लेकिन अगर दोबारा से जलवायु परिवर्तन कुछ ऐसा हुआ जो पृथ्वी पर जीवन को समाप्त कर दे तो वह हमारे लिए क्या होगा? बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसीलिए भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए, या इस प्रकार के फैसलों पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। और भूमंडलीय वन सिद्धांत को बनाया गया। भूमंडलीय वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को बनाया गया। और सहमति जताई गई कि 21वीं सदी के सततपोषणीय विकास का एजेंडा जो रहेगा उसके लिए एजेंडा 21 को क्या किया गया? शुरू किया गया या स्वीकृति प्रदान की गई। एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। यह क्या रहा? इसका परिणाम रहा। परिणाम का मतलब कि जो सदस्य एकत्रित हुए थे उन्होंने इन विषयों पर कंसर्न्स किए, चिंताएं व्यक्त की, और इसीलिए एक सिद्धांत बनाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? भूमंडलीय वन सिद्धांत। और सतपोषणीय विकास की अवधारणा को लागू करने के लिए, इस प्रकार की चीज़ को लागू करने के लिए एजेंडा 21 नामक एक एजेंडा स्थापित किया गया, एक नियम बनाया गया। यह घोषणा थी जो 1992 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन,
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा क्या है स्वीकृति के बाद एक भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को बनाने के लिए, लागू करने के लिए यह शुरू किया गया। नाउ वी विल रीड अबाउट एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें हैं। यह तो आ गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के द्वारा इसको लागू किया गया। कहाँ? जो 1992 में सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत, और संस्था का नाम भी बता दिया गया जिसके द्वारा ये शुरू किया गया था। अभी बात करते हैं अपने कि इसके अंतर्गत क्या था। तो देखिए, पहली बात एजेंडा 21 यह क्या था? एक प्रकार की कार्यसूची है। क्या है? कार्यसूची है कि भाई हमें यह टू डू लिस्ट है कि हमें कुछ इस प्रकार के कार्य करने हैं जिसके द्वारा सतत पोषणीय विकास को प्रगति मिले, यानी किसी भी चीज़ को हानि न हो। तो इसमें क्या चीज़ों का या उद्देश्य क्या क्या थे? इस कार्यसूची के क्या क्या उद्देश्य थे? पहला, समान हित, यानी सभी के बराबर भले के बारे में सोचा जाएगा। किसी वर्ग विशेष, क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, देश विशेष के बारे में नहीं, बल्कि सभी को समान मानकर सभी के लिए बराबर विकास की अवधारणा रहेगी, और यही सतत पोषणीय विकास है। तो पहला उद्देश्य क्या है? समान हित है। दूसरा, पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति पारस्परिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसके अलावा सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटारा। पर्यावरणीय क्षति, जो पर्यावरण को नुकसान हुआ था, वह गरीबी और रोग। आप देख ही सकते हो कितने भयानक रोग फैल रहे हैं। तो पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोग से या इनकी भरपाई की जा सके, या इनसे बचा जा सके, या निपटा जा सके। निपटना एक साथ, एक संगठित रूप में। तो यह कुछ इसके उद्देश्य थे। एजेंडा 21 का जो मुख्य उद्देश्य है वह है प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 निश्चित करे। मुख्य उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है वह अपना एक स्थानीय एजेंडा 21 डिसाइड करे, ताकि हर जगह इस प्रकार के एजेंडाज जो हैं वो वर्क करे। एक जो योजना है वो सिर्फ कागजों पर न रह जाए, पेपर पर न सीमित हो, वह वास्तव में फील्ड पे भी क्या है नज़र आनी चाहिए। इस प्रकार की योजना इस एजेंडा 21 के द्वारा लागू करने का प्रयास किया गया था। अभी अपने बात करेंगे पर्याप्त संसाधन नियोजन। एक शब्द लिया था मैंने कि संसाधनों का जो विकास है उसके लिए संसाधनों का उपभोग योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, योजनापूर्ण तरीके से होना चाहिए, नियोजित रूप से होना चाहिए। तो अभी उसी के बारे में बात करेंगे कि संसाधनों का नियोजन या संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन। देखिए, संसाधन नियोजन का अर्थ क्या है? संसाधन नियोजन का अर्थ है कि विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन सर्वमान्य रणनीति है। नियोजन का अर्थ है विवेकपूर्ण उपभोग या उपयोग करना। यानी पहले अपने डिसाइड करें कि हमें ज़रूरत कितनी है। पहले इतना एक बनाएं लिस्ट की वर्तमान के लिए या वर्तमान की ज़रूरत के लिए कितना संसाधन का उपभोग करना हमारे लिए ठीक रहेगा और कितना हम उससे बच सकते हैं, वह या उतना कितना उस संसाधन को अपने बचा सकते हैं, वह मैटर करेगा। अब देखिए कि हाँ, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना है संसाधन का नियोजन, ठीक है। संसाधनों की प्रचुरता
हाँ, संसाधनों की प्रचुरता किसी क्षेत्र में तो क्या है, संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है, पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि किसी क्षेत्र में तो क्या है, संसाधनों की प्रचुरता है। प्रचुरता का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, कोई कमी नहीं है। और किसी क्षेत्र में क्या है, बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, या बहुत थोड़ी मात्रा में है जो उनकी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता। तो अपने क्या करें? देखिए, जब पृथ्वी में संसाधनों का बंटवारा हुआ तो पृथ्वी ने ऐसे तो है नहीं कि हाँ भी सभी को 100-100 ग्राम, 200-200 ग्राम, 10-10%, 20-20% बांट दिया हो, ऐसा तो है नहीं। किसी स्थान में कोई संसाधन ज़्यादा है, किसी स्थान में कोई संसाधन बहुत कम मात्रा में है, कहीं कोई ज़्यादा मिलता है, कहीं कुछ कम मिलता है। लेकिन इसके अनुसार या ऐसा होने के कारण ऐसा तो नहीं है कि जहाँ संसाधन कम मिलता है उनको उनकी ज़रूरत कम है, या जहाँ ज़्यादा मिलता है उनको ज़रूरत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं है। सभी को ज़रूरत तो उतनी है, सभी को बराबर ज़रूरतें होती हैं। तो जब सभी को ज़रूरत बराबर होती है तो सभी को मिलना भी कैसा चाहिए, बराबर ही मिलना चाहिए। और इसी लिए या इसी विचार को मद्देनजर रखते हुए संसाधनों का नियोजन आवश्यक है। इसी विचार को सोचते हुए हमने किसको या हल क्या निकाला इस चीज़ का कि हमें संसाधनों को नियोजित रूप से उपभोग करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें अपने तो जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, मध्य प्रदेश, या अपने बात करें छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ठीक है, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ये क्या है, भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में है, संसाधन क्या है, प्रचुर मात्रा में है। जैसे ये बात करें अपने अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जल संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जल संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। लेकिन क्या राजस्थान में जल संसाधन उपयुक्त मात्रा में है क्या? राजस्थान में जल संसाधन उपयुक्त मात्रा में है क्या? नहीं है। लेकिन क्या यहाँ के लोगों को आवश्यकता नहीं है? ज़्यादा है, यहाँ के मुकाबले जनसंख्या तक ज़्यादा है, वहाँ क्षेत्र तक ज़्यादा है, लेकिन संसाधन यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर है तो भी काम नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी एडवांस कि अपने उनका उपभोग कर सके। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें अपने लेह लद्दाख की तो वहाँ पर तो और भी संसाधनों की कमी आती है। वो सिर्फ कल्चरली डेवलप्ड क्षेत्र है, यानी सांस्कृतिक रूप से बहुत ही डेवलप्ड क्षेत्र है, लेकिन संसाधनों के मामलों में, खनिजों के मामलों में वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो यह चीज़ें किस बारे में संकेत करती है? यह चीज़ें संकेत करती है कि मनुष्य हर जगह विद्यमान है, उनकी ज़रूरतें हर एक जगह विद्यमान हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले संसाधन हर एक जगह पूर्ति लायक नहीं है। इसीलिए हमें इस प्रकार से कार्य करना होगा कि सभी की ज़रूरतें भी पूरी हो सके, भविष्य के लिए उसको बचाया भी जा सके और प्रकृति को भी नुकसान न पहुँचे। और इस प्रकार के कार्य कब हो सकते हैं? इस प्रकार ये कार्य तभी हो सकते हैं जब हम संसाधन का क्या करें? नियोजन करें। नियोजन का मतलब उसकी योजना, पहले योजना बनाएं, उसके बाद उसका उपभोग करें, न कि उपभोग करने के बाद सोचें कि अरे यार यह तो समाप्त हो गया, यह तो बचा ही नहीं, यह तो हमारे ज़रूरतों को अब पूरा ही कौन करेगा। तो पहले योजना, उसके बाद उपभोग। वही चीज़ हमारे लिए क्या होगी? संसाधनों का नियोजन होगा, और संसाधनों का नियोजन होगा तभी अपने क्या कर सकेंगे? तभी अपने शतपोषणीय विकास की अवधारणा को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए